अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो शुरू करते हैं असीर हिज्र बाय वहीबा फ़ातिमा पार्ट 6। परीहा परी, दुआ ज़हरा ने बेटी को पुकारा। वो जब अपने कमरे में बैठी ये लम्हे शुमार करती गहरे गहरे सांस भर रही थी। माँ की आवाज़ पर दिल कानों में बजने लगा। दुआ जब उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो उठकर खड़ी हुई। दुआ ने उसे सताइशी निगाहों से देखा। क्या बात है, मेरी बेटी आज काफ़ी निखरी निखरी लग रही है। दुआ ज़हरा ने उसे छेड़ा तो वो जो मुस्कुराना भूल गई थी, हर किसी को काटने को दौड़ती थी, आज बात बेबात मुस्कुराए जा रही थी। वो लोग जब मरी में थे और अरीब और यशम लाहौर से वापस लौटे थे तो उसने उनसे खूब झगड़ा किया था और नाराज़ होकर वापस अमेरिका चली गई थी, ये सोच कर कि वो उसके पीछे ही अमेरिका आ जाएंगे। मगर ये उसकी खाम ख्याली ही रही कि वो लोग उधर से ही दाजी को मिलकर अपनी अगली मंजिल की जानिब रवा दवा हो गए थे। तब परिया का बस न चला, वो अपने बाल नोच डालती या पूरी दुनिया को तहस नहस कर देती, मगर अब बेबस थी कि कुछ कर नहीं सकती थी। मगर उसकी ये दीवानगी उस दूरी से कम होने की बजाय जैसे बढ़ती ही चली गई थी, बल्कि इस दूरी ने उसे अजीब जुनूनी और शिद्दत पसंद बना दिया था, जिसकी मिसाल ये थी कि उसने भी उनकी देखा देखी उसी फील्ड का इंतखाब करते हुए तालीम हासिल की और वो एक डिफेंस कंपनी के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। उसने इतने अरसे अपना तमाम गुस्सा व गम उन जराइम पेशा अफराद पर निकाला था जो उसके हत्थे चढ़ते थे। मॉम, वो आ गए, उसने कुछ इस लहजे में पूछा कि दुआ ज़हरा भी उसकी शिद्दत पसंदी पर दंग रह गई थी। हाँ, पहुंच गए, दुआ ज़हरा के कहने की देर थी जब वो नंगे पैर ही बाहर की जानिब भागी और दुआ ज़हरा को अपनी जगह पर साकित छोड़ गई। वो दोनों बरसों बाद वापस आए थे। सबसे पहले साइमा बेगम ने दोनों को अपने सीने में भीजा। यशम ने सबकी जानिब अपनी मुस्कुराहट उछाली। लाला, गुफरान, वीरा और औज़गुल ने इकट्ठे उसे पुकारा तो वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। उन्हें अपने साथ लगाकर तीनों के सर पर प्यार किया। अरीब जो नॉर्मल तासुरात लिए अंदर दाखिल हुआ था, उसे अपने सामने पाकर एक मर्तबा फिर उसकी भवें तन गई। उसने वीरा और गुफरान को अपने साथ लगाया और उनके सर पर प्यार दिया। अस्सलाम वालेकुम लाला। औज़गुल यशम के पहलू में खड़ी थी, मगर उसकी जानिब देखकर सलाह जो लहजे में सलाम किया, मगर वो पूरी तरह अनिल की जानिब घूम गया। वालेकुम ब्रो। अनिल ने उसे सीने में भेजा तो औज़गुल ने उस अज़ल से सड़ियल शख्स की पीठ को मुंह चिढ़ाया। सब सब उसकी इस हरकत पर हंस दिए, जबकि वो उसका ये कारनामा मनवान तरीके से सामने ग्लास विंडो से देखकर जबड़े भीज गया था। आप जानते हैं लाला, मैंने आपको कितना मिस किया। आपने कहा था जो दिल में आए वो किया करना। वीरा ने तो कहा था कि उसके साथ साइंस रखूं और मेडिकल में जाऊं, मगर मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती ना, इसीलिए मैंने आर्ट्स रखी थी। और आपको पता है, जो मैंने आपसे आपकी तस्वीर मंगवाई थी, उसकी इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाई है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। वो जिसके मुंह में ज़बान ही नहीं थी, आज बिल्कुल कैंची की तरह चहचहा रही थी और कोई उसके ये बिल्कुल बदले हुए रंग ढंग देख सूखी लकड़ी की तरह जल रहा था। अरे अरे बस करो औज़गुल, सांस लेने दो बच्चे को। नायाब गुल ने यशम को सीने में भीजा और माथे पर प्यार किया। सुलेमान खानज़ादा ने भी सरखु- सरखुशी में आगे बढ़कर दोनों को बारी बारी सीने से लगाया था। तब सुलेमान के इशारा करने पर नायाब गुल अरीब की जानिब बढ़ी। मगर एक्सक्यूज़ मी, फ्रेश होकर आता हूँ। वो कत वो कतरा कर नायाब गुल के पहलू से निकलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इतने बरसों के बाद भी उसकी इतनी बेएतनाई पर नायाब गुल पथरा कर रह गई थी। वो उसे माँ की जगह नहीं देना चाहता था तो कम से कम मासी ही बन मान लेता। सुलेमान ने उसे कंधों से थाम कर हल्का सा दबाव डालकर तसल्ली दी, जिसकी आंखों में अचानक बहुत ज़्यादा नमी आमद हो गई थी। तब यशम माहौल को हल्का फुल्का करने को नायाब का हाथ थाम कर डाइनिंग टेबल तक आ गया। वो बैठने वाले थे पर जब परिया अपना खुशी से दमकता चेहरा लिए अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। परिया ने सामने आकर यशम सुल्तान खानज़ादा के आगे हाथ बढ़ाया। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो। यशम ने अपने पेट पर हाथ बांध कर मुंह से सवाल का जवाब दिया।
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उसने लापरवाही से अपना हाथ नीचे कर लिया। मैं भी बिल्कुल ठीक। फुप्पू मोहतरम नहीं आई? लो जी, हम भी आ गए, दुआ ज़हरा ने दूर से आते कहा तो वो उनके सीने से लिपट गया। परिहा ने लब दबाकर तीखे चतुनों से ये नज़ारा फिदा होने वाली निगाहों से देखा था। खाना बिल्कुल तैयार था। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर अब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। अरीब जब अपने कमरे से वापस बाहर आया तो एक नज़र उसे देखा, जिसकी आवाज़ आज पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज रही थी। उसके चेहरे के तासुर सद सपाट थे। कोई भी उसे देख ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो चुपचाप अपनी मखसूस चेयर पर आकर बैठ गया था। यश लाला, जल्दी खाना खाए। जो पिछली जानिब का लॉन है उसके पास जो स्टोर रूम में उसके पास वाले रूम को मैंने अपना छोटा सा स्टूडियो बनाया है। मैंने आपको अपना स्टूडियो और पोर्ट्रेट भी दिखाने हैं। उसकी फिर बारीक सी आवाज़ हॉल में गूंजी। अरीब ने एक नज़र उस पर डाली, जो नीली फ्रॉक और ट्राउज़र में नीला दुपट्टा सर पर ओढ़े कहीं से भी 10 साल पहले वाली औज़गुल नहीं दिखाई दे रही थी। वो एक झटके से अपनी जगह से उठा। क्या हुआ अरीब, खाना सर्व होने ही वाला है? सुलेमान खानज़ादा ने उसे टोका। मुझे भूख नहीं, रास्ते में हल्का फुल्का खा लिया था। लेकिन अरीब, डैड, जब भूख होगी तो खा लूँगा, वो बेतासुर चेहरे में कहता लहजे में कहता अपने कमरे की जानिब चला गया। येशम सुल्तान खानज़ादा ने उसकी पीठ को गौर से देखा था। तो अब क्या इरादा है बेटा? सहरे के फूल कब सजा रहे हो, ताकि हमें भी घर की खुशियां नसीब हो? दुआ ज़हरा येशम की जानिब देखती मुस्कुराकर पूछने लगी तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। बहुत जल्द, मगर यहाँ नहीं फुप्पू। मैं अपनी दुल्हन को बैतुल सुल्तान के घर ले जाना चाहता हूँ। वो कुछ याद करके गहरा मुस्कुराया, जबकि परिहा उसकी बात पर तमतमाता चेहरा लिए अपनी प्लेट पर झुक गई। गए रात की महफिल यूं ही सजी रही गए रात तक महफिल यूं ही सजी रही और वो येशम को घेरे बैठे रहे। वो फ्रेश होकर टॉवल से बाल रगड़ती वॉशरूम से बाहर आई थी। ढीली सी टी शर्ट, ट्राउजर में लापरवाह सा हुलिया था जब अनिल बगैर दरवाज़ा नॉक किए कमरे में दाखिल हुआ और वो बुरी तरह गड़बड़ाई। तेजी से बेड से स्कार्फ उठाकर गले में डाला। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं होती। अनिल सुलेमान खानज़ादा, वो दांत पीस कर बोली। वो बेड पर बैठकर इत्मीनान से स्मोकिंग करने लगा। क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? वो इत्मीनान से बोला। किसी लड़की के कमरे में आने की इतनी तमीज़ तो नहीं है कि बंदा नॉक करके ही आ जाता है। वीरा ने उसे शर्म दिलाने की नाकाम सी कोशिश की। तुम में लड़कियों वाली कौन सी बात है जो मैं तुम्हें लड़की समझूं खानी? उसके मर्दमार हुलिये की जानिब इशारा करता वो फिर सुकून से बोला। तो बहन के कमरे में तो नॉक करके आया जा सकता है ना? वीरा ने हिसाब बेबाक करते उसकी दुखती रग दबाई। शट अप खानी, वो हस्ब मामूल भड़क गया। तुम सिर्फ मेरी कज़िन हो, तुम्हारी माँ सिर्फ मेरे डैड की वाइफ है, मेरी वो सिर्फ आंटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ना ही मैं कोई और रिश्ता मानता हूँ, तो बार बार ये बकवास क्यों करती रहती हो? वो तिल मिलाकर बोला तो वीरा गहरा मुस्कुराई। उसकी यही बातें तो वीरा का हौसला बुलंद करती थी, ताकि वो उन राहों में अंधाधुन आगे बढ़ती रहे। अब क्या काम है जो इतनी रात को मेरे कमरे में मुंह उठाए चले आए हो? वीरा ने अपने कानों से नीचे तक आते बाल ब्रश करते हुए पूछा। अच्छा सुनो, मेरा जूली से ब्रेकअप हो गया है, मगर कल रेमो ने ग्रैंड पार्टी दी है। वो वहाँ अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली है, मुझे जलाने के लिए। मगर मैं उसे बताऊंगा कि अनिल सुलेमान खानज़ादा किस बला का नाम है। तो अब इतनी जल्दी तो किसी गर्लफ्रेंड का अरेंज हो नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर उस पार्टी में आना है। उसने इंतहाई बेहिसी से मगर सुकून से बात की। अनिल, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, वीरा गमो गुस्से से चिल्लाई। क्यों हाइपर हो रही हो? इसके बदले जितनी चाहे शॉपिंग करवा दूंगा। अब दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं, देखो मान जाओ ना प्लीज़। भला अनिल सुलेमान खानज़ादा की गर्लफ्रेंड बनने का चांस रोज़ रोज़ थोड़ी मिलेगा। वो आँख दबाकर इंतहाई बेहिसी और गुरूर भरे शरीर लहजे में बोला। अनिल, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं यहाँ से धक्के देकर तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊँ, वो तिल मिलाकर बोली। नहीं जाऊँगा, तुम धक्के ही दे लो, वो मज़ीद फैल कर बैठ गया। अभी अगर यहाँ से दफ़ा ना हुए तो मैं डैड को और सबको जाकर अभी बता दूंगी कि तुम स्मोकिंग करते हो। वीरा सुर्ख चेहरा लिए फनकारी। तुम बताओगी तो मैं भी बता दूंगा। अनिल की बात पर वीरा चौंकी। क्या क्या बताओगे तुम? ज़रा मुझे भी तो पता चले। वो खार खाने वाले अंदाज में उसे घूर कर बोली कि फ्यूचर में होने वाली डॉक्टर वीरा वारिस बेग ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर वायलिन बजाकर भी पैसे कमाए हैं। अनिल ने उसका बहुत ख़ास राज अफ़शा किया, मगर हकीकत का इल्म उसे भी नहीं था। वो आधा अधूरा सच ही जानता था। वीरा के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हुआ।
खबरदार जो किसी के सामने बकवास की अनिल सुलेमान खानजादा, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो दांत कचकचा कर बोली। अनिल गहरा मुस्कुराया, मतलब तीर निशाने पर बैठा था। तो फिर कल तुम आ रही हो, मगर ये मर्दाना कपड़े मत पहन कर आना। गुफरान से ले लेना कोई ढंग का स्टाइलिश सा ड्रेस। वो फिर आंख दबाकर कहता जल्दी से वहां से फरार हो गया कि जानता था वीरा के हाथ में मौजूद है ब्रश उसका मुंह सजाने वाला था। उल्लू का पट्ठा, कमजोर, कमीना, कलमुहा। वीरा ने बड़े अदब से उसकी शान में कसीदा गोई की और जलती कुर्ती बेड पर लेटकर आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगी। ओहो, पार्टी में जाती है मेरी जूती। हाँ, वो नींद में भी गई रात तक बड़बड़ाती रही। दूसरी तरफ रात को अशरफ कमाल इशा पढ़कर वापस आए थे। वो लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, मगर रात के 10 बजे अजहात का फ़ोन आ गया कि उसे पहले कैंट पहुंचने के ऑर्डर्स मिले हैं तो वो कैंट जाएगा। उसके बाद अभी कुछ देर पहले उसका फ़ोन आया कि वो अब सुबह को ही घर लौट पाएगा। सोहन तो रात का खाना खाकर सो गई थी, अब वो दोनों ही जाग रहे थे। अशरफ कमाल तिलावत के बाद अब फ्री हुए थे। आराम कर लो नेक बख्त, जानता हूँ खुशी और इंतज़ार में नींद आना थोड़ा मुश्किल है, मगर कोशिश तो करो। क्यों जाग रही हो, आ जाएगा सुबह को। अशरफ कमाल ने पुरमज़ा लहजे में राबिया से कहा और बेड पर बैठ गए। वो खिसकती थोड़ा करीब आई और उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अच्छा सुने ना, मैं भला क्या सोच रही थी। राबिया ने बच्चों की तरह उनका बाजू झंझोड़ा तो वो मुस्कुरा दिए। क्या सोच रही थी मेरी बेगम की सुबह को कौन सी डिशेस पकानी है ना। अशरफ कमाल ने उन्हें छेड़ा तो वो तिलमिलाई। आप भी ना कभी टोंट करने से बाज भी आ जाया करे। वो मैं कह रही थी कि ये दोनों बच्चे हमारा कुल सरमाया है। क्या ही अच्छा हो कि सारी ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने रहे। अजहाद भी सोहन से मोहब्बत करता है, क्यों ना हम दोनों की शादी कर दें। क्या ख्याल है आपका। अशरफ कमाल जो सारी बात सुनकर चौंके चौंके तो है वो सो चौंके थे, मगर अजहाद की बात पर तो वो अनकशत बदनिदा रह गए। तुम्हें कैसे पता कि वो अपनी सोहन से मोहब्बत करता है। उसने तुम्हें कहा है। अशरफ कमाल ने पहलू बदला। अरे आप भी ऐसी बातें कहने वाली थोड़ी होती है, ये तो महसूस हो जाती है। उसने कुछ नहीं कहा मुझे, मगर मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत की लौ जलती देखी है उसके लिए। राबिया ने इत्मीनान से कहा, मगर मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अशरफ कमाल ने संजीदगी का मुजाहरा किया। वो आएगा तो आप भी नोट कर लीजिएगा। राबिया ने नाक से मक्खी उड़ाई। मगर सोहन वो किसी की अमानत है, मैं उसे किसी को भी नहीं सौंप सकता। अशरफ ने धीमे लहजे में कहा तो राबिया का दमकता चेहरा जैसे मांद पड़ गया। क्या मतलब, किसकी अमानत, क्या बात कर रहे हैं आप। राबिया को हैरत हुई। तब अशरफ कमाल ने उन्हें सोहन की आमद वाली बात पूरी तफसील से बता दी, जिसे सुनकर राबिया ने अपनी उंगलियां अपने दांतों तले दबा ली। आय हाय, गजब खुदा का। अजहाद के बाबा, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप। कौन सी अमानत, किसकी अमानत। वो किसी की कुछ नहीं, सिर्फ मेरी दही रानी है। जाने कौन था कौन नहीं, एक अजनबी छोटे बच्चे की बेसरोपा बात पर आप मेरी दही रानी को पूरी जिंदगी किसी के ला हासिल इंतजार में बिठाने का इरादा रखते हैं। तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। उसकी शादी सिर्फ अजहाज से होगी। लेकिन नेक वक्त मेरी बात तो सुनो। अशरफ कमाल ने आजिज़ाना लहजा इख्तियार किया। आप मेरी बात सुने। अभी आपने ही कहा, तब से लेकर अब तक इस अजनबी का कोई अता पता नहीं, राब्ता भी नहीं हो पाया। आप एक शराब के इंतज़ार में बैठे हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं है। इसके मुकाबले अजहाद घर का बच्चा है, देखा भाला किस कदर सुलझा हुआ है, ये तो आप जानते भी हैं। और फिर सबसे बढ़कर सोहन से मोहब्बत भी करता है, तो उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। हमारी आंखों के सामने रहेंगे दोनों बच्चे। दही रानी बहुत खुश रहेगी उसके साथ। राबिया बेगम ने अशरफ कमाल की जानिब देखते गहरे लहजे में कहा तो वो चुप से हो गए। अच्छा बेगम, अभी ये मौजू मत छेड़ो, आज़ाद को आ लेने दो, एक मर्तबा उसे तो देख लूँ कि जो आपने महसूस किया कहा वो वाकई सच है, तो फिर सोचूंगा इस बारे में। नहीं तो जब तक मैं बात ना करूँ आपने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना। अशरफ ने संजीदगी से कहा तो राबिया ने इस बात में सर हिला दिया। अब अशरफ कमाल राबिया बेगम को क्या बताते कि जिस तरह उसने अजहाद की आंखों में मोहब्बत के दिए जलते देखे, बिल्कुल उसी तरह वो भी तो अपनी बेटी की आंखों में उसी ला हासिल इंतजार की जोत जलते देखते आ रहे थे।
अशरफ, राबिया और सोहन सुबह के वक्त नाश्ते के लिए किचन में मौजूद थे। अशरफ और सोहन खाने की टेबल पर बैठे थे जबकि राबिया नाश्ता बना रही थी। अशरफ और सोहन आपस में बातों में मगन थे। जब आहट पर पीछे मुड़कर देखा, सोहन अपनी जगह से उछली और बुलंद आवाज में शोर मचाने ही वाली थी जब आने वाले ने अपने लबों पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। सोहन ने भी दाएं बाएं सर हिलाकर लबों पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा किया। अशरफ कमाल मुस्कुरा दिए। वो लंबा चौड़ा शख्स, 6 फुट से निकलता कद, हल्की गंधमी रंगत, मखसूस फौजी हेयर कट, अनाबी लबों पर मेहरबान सी मुस्कुराहट के साथ दबे कदमों आगे बढ़ा। मगर अजहाद मत करो, मैं बहुत सख्त नाराज हूँ तुमसे। राबिया बेगम की नाराज सी आवाज़ पर वो अपनी जगह पर ठिठक कर रुका, फिर झंझलाते हुए आगे बढ़कर उनको अपने सीने में भींच लिया। क्या अम्मी जान, आप हर बार मेरे सारे सरप्राइज की बैंड बजा देती है। वो हंसकर गोया हुआ, फिर अशरफ कमाल के सीने से लगा और सोहन से हाथ मिलाया। वैसे आपने अम्मी जान के साथ अच्छा नहीं किया आज़ाद भाई। उन्होंने रात कितनी डिशेस बनाई थी आपके लिए, मगर आप नहीं आए। दैट्स नॉट फेयर। शरारत भरे अंदाज में कहते उस परी पीकर ने हंसी दबाने को अपना निचला लब दांतों तले दबाया, जिसके ठीक नीचे एक सियाह तिल अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। अरे हट परे, मुझे बात नहीं करनी। राबिया बेगम ने उससे अपना आप छुड़ाने की कोशिश की। तुम जल्दी पर तेल का काम मत करो मीठी। अजहात ने उसे घूर कर कहा तो वो खिलखिलाकर हंस दी कि अशरफ कमाल और राबिया बेगम भी हंस दिए। अजहात ने राबिया बेगम को फिर से सीने में भींचते उसकी खिलखिलाहट से बेइख्तियार निगाह चुराई। मेरी प्यारी अम्मी जान, नाराज़ मत हुआ करें, जब जानती है मुझे कभी भी कुछ भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। अजहात ने उन्हें समझाया तो राबिया ने उसका माथा चूमा। चलो बैठो, नाश्ता करो। राबिया ने उसे कुर्सी पर बिठाया तो मुस्कुराते हुए बैठ गया। नज़र बेइख्तियार वो बेकरार हुई, दिल किया सामने वाली रगो जान में बसने वाली नाजुक जान को जी भर कर देख ले, मगर अभी ये हक कब हासिल था। तभी सर झुकाए नाश्ते में मगन हो गया। वो इधर उधर की छोटी छोटी बातों में मगन हो गए। बाबा, मुझे कॉलेज से देर हो रही है, सोहन ने शोर मचाया। अशरफ साहब उठने लगे जब अजहार ने उन्हें हाथ उठाकर रोका। ठहरे बाबा, मैं छोड़ाता हूँ। वो अपनी जगह से उठा। ओह यस अजहाद भाई, आप तो मुझे जल्दी पहुंचा देंगे, बाबा लेट करवा देते हैं। वो कहती अपना बैग और चीज़ें उठाने अंदर की जानी भाग गई। वो मुस्कुराता उसके कदमों के निशान देखे गया। अशरफ कमाल ने बगौर ये मुस्कुराहट देखी। वो अशरफ कमाल की जानिब मुतवज्जा हुआ। बाबा, आपने अपना बैंक अकाउंट रीओपन क्यों नहीं करवाया अभी तक? बस बच्चे, फ़ोन गुम होने के बाद आईडी कार्ड भी नहीं मिला। ना फ़ोन नंबर था ना आईडी कार्ड, इसीलिए बस सुस्ती कर गया। अशरफ कमाल ने उदासी से कहा। ओहो बाबा, परेशान मत हो, अब मैं ये काम खुद कर लूँगा। आपका आईडी कार्ड बनवाकर आपके नाम पर रजिस्टर वो नंबर भी निकलवा लूँगा। आप फिक्र मत करना। अजहार ने उन्हें तसल्ली दी। हाँ बेटा, जितनी जल्दी हो सके मुझे वो नंबर निकलवा दो। अशरफ कमाल को उस शख्स से बात करने की एक मोहम सी उम्मीद दिल में जागी। इतने बरस बीत चुके थे, अब तो वो दरिंदा भी कहीं मर जग गया होगा, तो कम अज़ कम वो यशम सुल्तान से तो बात कर पाएंगे। क्या पता वो भी नंबर ऑन होने के इंतज़ार में हो। आप फिक्र मत करें बाबा, मैं आज के आज आपका ये काम करवा दूंगा। चले अजहाद भाई। सोहन अपना बैग लेती अंदर से बाहर आ गई थी, सर पर चादर दुरुस्त किया। हाँ चलो, वो उसे लिए बाहर आया। राबिया बेगम ने पीछे से अशरफ साहब को इशारा किया कि देखे दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। राबिया ने दोनों की बलाएं ली। वाह अजहाद भाई, ये गाड़ी किसकी है? वो बाहर खड़ी ब्लैक क्रोला को देखकर बच्चों की तरह खुश हुई। दोस्त ऑफिसर की पर्सनल गाड़ी है, मुझे यूज़ करने के लिए दी है, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही पसंद है तो तुम भी ये ले लेंगे, तुम्हारे लिए भी ले लेंगे एक गाड़ी। आज़ाद ने उसके सर पर हल्की सी चपत रसीद करके उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सच में? वो एक्साइटेड हुई। हाँ बिल्कुल। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा यूं ही हंसते मुस्कुराते वो उसे कॉलेज छोड़ आया था। आकर बाबा के ज़रूरी काम निपटाए, ड्यूटी तो रात की थी। वो ये ज़रूरी काम निपटाकर उसे फिर से कॉलेज से वापस लेने गया। वो गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था। अक्सर निगाहें उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी की जानिब उठ जाती थी। जब वो दूर से आती दिखाई दी, एक लड़कियों का टोला था जो उसके हमराह गेट तक आया। वो अजहाद की जानिब इशारा करके उन्हें हंस हंस कर कुछ बता रही थी। पगली, वो मुस्कुराया। वो चलती उसके करीब आई। ये सब क्या था? अजहाद ने आईब्रो उचकाई। ये लड़कियों का टोला अब भी गेट के पार खड़ा खी करता उसे चोरी छुपे देख रहा था, जैसे वो कोई अजूबा हो।
मैं अपनी क्लास फेलो के सामने खुशियां मार रही थी, शौकियां मार रही थी कि मेरा भाई आर्मी में है, तो सबको देखने का तजस्सुस हुआ। अब जब देख लिया है तो सब आपका नंबर लेने को मरी जा रही है, सोहन ने शरारत भरे अंदाज में कहा तो आज़ाद ने अफसोस से गर्दन हिला दी। कोई हल नहीं। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। सोहन फिर खिलखिलाकर हंसी। आपको नहीं मालूम कि नावल पढ़ पढ़कर हमारी पाकिस्तानी लड़कियों को फौजियों का कितना क्रेज़ है, कितना मरती है वो आर्मी वाले हैंडसम मंडों पर। वो दांत निकालते हुए बोली, यही तो इल्मिया है, तभी तो लड़कियों के साथ इतने स्कीम इतने स्कैम हो रहे हैं कि कोई भी उठाए गिरा उठकर अपनी सोशल आईडी पर फौजियों की डीपी लगाना शुरू कर देता है। लड़की आधी अधूरी डीपी देखकर ही फ्लैट हो जाती है और लड़कियां अपनी वीडियोस और तस्वीर देने के लिए पके हुए फल की तरह उन फ्रॉड लोगों के इनबॉक्स में जा गिरती है और फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू। मैं काफ़ी केसेस देख चुका हूँ इस तरह के। लड़की का बैकग्राउंड स्ट्रांग हो तो बात ऊपर तक आ ही जाती है, फिर आर्मी को ही इन फ्रॉड का चट्टा खोलना पड़ता है चट्टा खट्टा खोलना पड़ता है अपनी पोजीशन क्लियर करने को। हद है सच्ची भाई, उसने हैरत से अपनी सियाह शफाफ बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर कहा। और उसका यही वो अंदाज था जब अगला बंदा चारों शाने चित हो जाया करता था। यूं भी हाफ वाइट यूनिफॉर्म में वो चांदी की तरह दमक रही थी। हाँ ऐसा ही है। आज़ाद ने सामने सड़क पर निगाहें मरकूज रखने की भरपूर कोशिश की। पता नहीं क्यों इन सब बेवकूफ़ों को फौजी इतने पसंद क्यों आते हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली तो आज़ाद गहरा मुस्कुराया। तुम्हें नहीं पसंद? एक गहरी निगाह उसके मासूम नाजुक से सरापे पर डालकर फौरन निगाह हटा ली। वो क्या है ना आज़ाद भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो हल्के से लब दबाकर शरारत से भरपूर लहजे में बोली तो आज़ाद कहकहा लगाकर हंस पड़ा। बहुत शरारती हो गई हो मीठी, आज़ाद ने मुस्कुराकर कहा। मगर आखिरी लफ्ज़ पर सोहन के दिमाग में एक और लफ्ज़ गूंजा, बर्फ़ी। दिल में एक होक सी उठी। उसने फौरन सर झटका। मगर आपकी बेगम को बहुत टफ टाइम देने वाली हूँ मैं, सोहन ने अकड़ कर कहा। वो कैसे? मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी। वो मैं वैम्पायर नुमान नंद बनने वाली हूँ ना, इसलिए, उसने इत्मीनान से कहा। चले देखते हैं क्या होता है, उसने गहरा सांस भरकर कहा। ओह तो आप डर गए? वो ख्वामख्वाह अपने मजाक पर खुश हुई। इतने में घर आ गया तो वो गाड़ी से नीचे उतर आए। तो और क्या, बहुत मोहब्बत करूंगा मैं अपनी बेगम से, बहुत ख्याल रखूंगा। तो कोई उसे एक लफ्ज़ तो बोल कर दिखाए। अजहार ने उसे घर वाले घर करने वाले अंदाज में कहा तो वो छोटी सी नाक चढ़ाकर अंदर भाग गई। वो देर तक वहीं खड़ा उसे ही सोचकर दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराता रहा। इस वक्त इस छोटे से गांव बशारत से थोड़ा आगे पहाड़ की ढलवान के नीचे वो एक पोशीदा मगर बड़ा सा फार्म हाउस था, जिसमें शबाब और शराब की महफिल अपने उरूज पर थी। एक तूफान बदतमीजी सा मचा हुआ था। मैरून रंग के आधे अधूरे लिबास में वो रकासा ज़ोमानी शायरी वाले पंजाबी गानों पर यूं थिरक रही थी जैसे पानी में पत्थर फेंका जाए और लहरें दूर दूर तक उठती चली जाए। उसका नाजुक मोम जैसा बदन भी मौसीकी पर यूं ही लहरा रहा था। नीले नोटों की एक बरसात सी हो रही थी। फार्म हाउस के शीशों वाले लाउंज के बीच सरबराही कुर्सी पर चौधरी सिकंदर हारिस बेग पुरसुकून बैठा, मगर अपनी आंखें उस नौ उम्र रकासा पर गाड़े घूंट घूंट हराम मशरूब अपने अंदर उतार रहा था। उसकी उसी के टाइप के दोस्तों ने रकासा के गिर्द नाचते अजीब हुल्लड़बाजी मचा रखी थी। सिकंदर हारिस बेग अपनी जगह से उठा और अपने खास आदमी को इशारा किया, जिसने महफिल बर्खास्त का ऐलान करते सबको वहां से हटाने लगा। सोनाबाई कंधे उचकाती कमरे में आई जहां उसका सामान रखा था। वो लिबास तब्दील करने का इरादा रखती थी जब चौधरी को लड़खड़ाते उसके कमरे में आते देखा। सुनो दिलावरे, सारे मेहमानों को रुखसत कर दो। सोना के आदमियों को भी वापस कोठे पर भेज दो। रेशमबाई से कह देना कि आज रात सोना मेरे साथ गुजारेगी। सिकंदर हारिस बेग की आंखों से इस वक्त हवस टपक रही थी। सोना के माथे पर बल आए। मगर चौधरी जी, आपके ख़ास बंदे से सिर्फ रक्स की महफिल की बात हुई थी। वैसे भी मैं सिर्फ रक्स करती हूँ, किसी और काम की उम्मीद मुझसे मत रखना। वो दो टोक लहजे में बोली, मगर वो शैतान दरवाज़ा लॉक करके उसके सर पर पहुँच चुका था। लपक कर उसके बाल मुट्ठी में दबोचे। तुम 2 टके की तवाइफ, तुम सिकंदर हारिस बेग को ना करोगी? तुम्हारी इतनी औकात है? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह तुम्हारा काम समझाऊंगा कि दरअसल तुम्हारी क्या औकात है।
उस दरिंदे ने उसे बालों से दबोचकर बेड पर फेंका और फिर सारी रात उससे बे बेईमाना सलूक करते अपने अंदर के किसी जानवरनुमा दरिंदे को तस्कीन पहुंचाता रहा। वो ऐसा ही था, बाप की तरह बदफितरत, जालिम, सफाक दरिंदा सिफत। सुबह हारिस बेग फार्म हाउस पहुंचा था कि रेशम बाई ने बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा था। वो अपने गुंडों समेत उस फार्म हाउस पर पहुंच चुकी थी, जिसकी इतला हारिस बेग को सिकंदर के खास आदमी दिलावर ने दी थी। रेशम सोना की हालत देखकर गम और गुस्से से पागल हो गई थी। उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर अब वो हारिस बेग पर चिल्ला रही थी, जो लाउंज में इत्मीनान से बैठा हुक्का पी रहा था। बज़ात और जानवर है तुम्हारा बेटा चौधरी, उससे लगाम डाल कर रखो, नहीं तो काट कर फिकवा दूंगी। और अगर आइंदा के बाद उसने हमारे कोठे पर पाँव रखा तो उसकी टांगे कटवा दूंगी। वो चिल्लाई। मुंह संभाल कर बात करो भाई, जवान है वो, और जवानी जब सर चढ़कर बोलती है तो ऐसी गलतियां हो ही जाती है। वैसे भी शराब के नशे में था मेरा बेटा। तुम कीमत बताओ अपनी लड़की की। हारिस बेग ने गलाजत भरे अल्फाज अदा किए कि एक मर्तबा तो रेशम भी अपनी जगह पर भौचक्की रह गई। चौधरी, वो मेरी लड़की ये काम नहीं करती थी, वो अभी। अरे जाने दो बाई, तुम यकीनन उसकी कीमत बढ़ा रही होगी। जानता हूँ इन पैतरों को, कोठों पर ये नाटक आम किया जाता है। यकीनन सब महंगे दामों उसकी नत उतरवाना चाहती थी तुम, मगर अब कोई फायदा नहीं। ये काम मेरा बेटा कर चुका है, तो दाम बोलो। जब भी जितने भी होंगे मुंह मांगी रकम मिलेगी। ज़मीनें चाहे तो वो भी ले लो। वो गुरूर और तमकनत भरे लहजे में फिरौन बना बोला तो रेशम खामोश हो गई। हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर वो इन बेगैरत मर्दों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। तभी कीमत लेने का ही फैसला किया। सुबह वो तो शराब के नशे में धुत देर तलक सोया रहा, मगर हारिस बेग को रेशम को ढेर सारा रुपया पैसा देकर उसका मुंह बंद करवाना पड़ा। जब सिकंदर की आंख खुली तो बाप को तैश व इश्तियाल से पागल खुद को घूरते पाया। मॉर्निंग डैड, वो इत्मीनान से उठते हुए बोला। ये जो तुम्हारी मुजोर जवानी संभल नहीं रही, उसे ज़रा लगाम दो। अपनी एनर्जी खानजादों को बर्बाद करने के लिए ज़रा संभाल कर रखो। मुझे जल्द ही सुलेमान या सुल्तान की लड़की उस सोना की जगह पर यहीं इसी हालत में मिलनी चाहिए। हारिस बेग हलक के बल चिल्लाया। मिल जाएगी डैड, क्या प्रॉब्लम है? वो बेजार हुआ। कब मिलेगी? बरसहा बरस से मैं अपनी शहमाद पर कांटों पर लौट रहा हूँ। तुम्हें इसलिए तैयार किया कि तुम गिन गिन कर बदले लोगे और अपने खानदान की दौलत उस सुलेमान के चुंगल से वापस लेकर आओगे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं उखाड़ पाए हो तुम। वो फिर से दहाड़ा था। अच्छा मुझे बताया मुझे क्या करना होगा। आई प्रॉमिस मैं फ़ौरन अमल शुरू कर दूंगा। सिकंदर ने करीब आकर बाप का हाथ थाम कर कहा। वो मकरू अंदाज में एक फातिहाना मुस्कुराहट उछाल कर उसे अपने मकरूह अज़ाइम का गलीज़ प्लान बताने लगा, जिन पर वो अमल करने का पूरा पूरा इरादा रखता था। दूसरी तरफ सादिया इस वक्त इशा की नमाज अदा कर रही थी जब बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। सिकंदर भा आ गए। सादिया बेकरार होकर बाहर निकली तो सामने ही वो चेहरे पर मेहरबान और धीमी सी मुस्कुराहट लिए काफ़ी दिनों के बाद हॉस्टल से घर वापस लौटा था। मेरा बच्चा आ गया। सादिया ने आगे बढ़कर उसे सीने में भींचा और फिर माथा चूमा। ओ कम ऑन अम्मी, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मैं इतने दिनों बाद जंग से लौटा हूँ। सिकंदर ने उनके गिर्द बाजू लपेटकर उन्हें मुस्कुराते हुए छेड़ा। अब की बार तुमने बहुत ज़्यादा दिन जो लगा दिए हॉस्टल में, पता है मेरी आंखें तरस गई थी अपने बेटे को देखने के लिए। सादिया ने उसकी बलाएं ली। अच्छा अम्मी, काफ़ी लेट हो गया हूँ, ईशा की नमाज कज़ा हो जाएगी, अदा करके आता हूँ। आप खाना निकाल कर रखिएगा, आराम करूँगा। ठीक है, सादिया ने मुस्कुराकर कहा और उसे तेज़ी से बाहर निकलते देखा। ये लाहौर के मज़ाफ़ात में बनी एक आलीशान हवेली थी, जिससे निकलकर वो मस्जिद की जानिब गया था। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला था। अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन लगा ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस कम इन। यशम ने इजाज़त दी तो परिहा मुस्कुराती कमरे में दाखिल हुई। यशम जो गले से आखिरी 3 बटन लगा रहा था, तेज़ी से परिहा की जानिब अपनी पुश्त की। परिहा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसके सामने जो आज शख्स खड़ा था वो भरपूर मर्दाना वजाहत का शाहकार, देवताओं सा हुस्न रखने वाला कोई मालाई किरदार लगता था। वो कई लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस यकटक उसे देखे गई। आंखों को यह नज़ारा बहुत भला महसूस हो रहा था। दिल मोहब्बत की आंच में लम्हा लम्हा पिघलने लगा। उस शख्स को करीब से, बहुत करीब से जाकर देखने का दिल किया।
हालांकि हाथ लगाकर ये महसूस करने का कि इतने बरसों के बाद क्या वाकई वो अब उसकी निगाहों के सामने मौजूद भी है कि नहीं। उस शख्स के दीदार के तिलिस्म में इतनी लिज्जत है तो उस शख्स के पहलू में कितनी राहत होगी। यशम ने बाल सेट करते आईने में उसे देखा जो टुकटुकी बांधे उसे देखने में मगन थी। उसकी महबत नोट करके यशम के माथे पर बल आए। खैरियत, इतनी रात को कोई ज़रूरी काम था परिहा? भारी गंभीर तासुर से भरपूर लहजा सुनकर दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई तो परिहा को लगा वो खुद पर से इख्तियार खो देगी। तभी धीमे कदमों से चलती उसके करीब आकर 2 कदम के फासले पर रुकी। वैसे ही मेरा दोस्त बरसों बाद लौटकर वापस आया तो सोचा थोड़ी गपशप ही लगा ली जाए। परिहा ने उन अखियों से उसकी पुश्त से उसके लंबे चौड़े शाने को देखा। तो कैसा गुजरा वक्त? सुना है टॉप की डिटेक्टिव बन गई हो तुम। कौन कौन सा मामला सर किया? यशम ने सोफे पर बैठते उससे बात की शुरुआत की। लॉ ऑफ अमेरिका प्राइवेट डिफेंस कंपनी है जिसके लिए काम करती हूँ। अभी तक तो काफ़ी से ज़्यादा केसेस में कामयाब ही हुई हूँ। अगर तुम्हें भी किसी केस में हेल्प की ज़रूरत हुई तो पूछना। समंदर से तिनका भी ढूंढ लाती हूँ मैं। परिहा ने उतरा कर बताया तो यशम मुस्कुरा दिया। काश वो उससे बोल सकता कि उसे उसकी बर्फ़ी ढूंढ कर ला दो। मगर दुनिया में एक यही काम था जो यशम सुल्तान खानज़ादा कम अज़ कम परिहा खानज़ादा से नहीं कह सकता था। वो काफ़ी देर तक अपने प्रोफेशन के बारे में आपस में बात करते रहे। काफ़ी देर हो गई, काफ़ी दिमाग खा लिया तुम्हारा, अब चलती हूँ, सुबह को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वो हल्के से मुस्कुरा कर बोली। टेक केयर, यशम ने कहा। परिया उठकर खड़ी हुई जब सुल्तान साहब कमरे में दाखिल हुए। डैड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यशम उठकर उनके सीने से लिपटा। वो उसकी हैरान चेहरा देखकर खुश हुए। तुम लोगों के पाकिस्तान आने तक का सब्र नहीं हो पाया मुझसे। क्या करता चला आया। सुल्तान खानज़ादा ने उससे बात करते परिहा के सर पर हाथ रखा। व्हाट यश, क्या तुम पाकिस्तान जा रहे हो? परिहा ने चौंक कर पूछा। जाहिर है बीजान दाजी और मॉम से मिलने तो जाना ही है ना। यशम ने सुल्तान साहब को आंखों ही आंखों में कुछ कहते परिहा को जवाब दिया तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गई। क्यों भागते हो इससे यश? आखिर मुझे आज वजह बता ही दो। बचपन का प्यार है बच्ची का जो कभी नहीं भूलता। सुल्तान खानज़ादा ने सोफे पर बैठते हुए उसे छेड़ा। वो भी उनके पास ही आ बैठा और सोफे की पुष्ट से अपना सर टिकाया। डैड, आई एम इन लव। मुझे बड़ी धुआंधार किस्म की मोहब्बत हो गई है और मुझे लगता है कि अब मैं उसके बगैर एक पल एक सेकंड भी नहीं रह सकता। उसके अल्फाज पर सुल्तान खानज़ादा को खुशगवार हैरत हुई थी। जबकि परिहा जो अपना मोबाइल उसी दुश्मनी जाके कमरे में टेबल पर भूल गई थी वो वापस लेने आई तो उसके इन अल्फाज पर वहीं थम गई। तो फिर देर किस बात की बरखुरदार, तुम्हारी शादी हथेली पर सरसों जमा कर करूँगा। मतलब जल्द अज जल्द। मैं सुबह ही दुआ जहरा से बात करता हूँ और फिर जल्द परिहा को इस घर में ले आते हैं। डैड, यशम ने उन्हें अपनी ही धुन में बोलते देख फौरन टोका। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो लड़की परिहा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? यशम के अल्फाज पर सुल्तान साहब ने बेयकीनी से यशम को देखा जबकि परिहा उससे आगे कुछ सुनने तक की रवादार नहीं थी, इसलिए हकीकत से निगाहें चुराती अपने पोषण की तरफ भाग गई। यशम, सुल्तान खानज़ादा कोई ऐसा काम मत करना यार कि खानज़ादा हाउस में बर्बादी का भौचाल या तूफान आ जाए। सुल्तान साहब ने आजिज़ी से कहा। डैड, ये मेरा दिल है जिसने अपनी मर्जी के वजूद को सामने पाकर धड़कना सीखा, मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। मुझे लगता है कि अब अगर वो उससे मुयस्सर ना आई तो ये धड़कना ही भूल जाएगा। उसने आंखें मूंद कर कहा। तसव्वुर के पर्दे पर वो 2 सियाह शफ़ाफ खौफज़दा सी आंखें झिलमिलाई। सुल्तान खानज़ादा उसके लहजे की शिद्दत पर हैरान रह गए। कौन है वो? शिकस्ता लहजे में पूछा। जल्द बताऊंगा इंशाअल्लाह, जल्द मिलाऊंगा सबसे। फ़िलहाल मुझे पाकिस्तान जाना है, यशम ने कहा तो सुल्तान खानज़ादा ने इस बात में सर हिलाया। जीते रहो, अल्लाह ताला खुश रखे, हर मंजिल आसान हो। पदराना शफ़क़त भरे लहजे कंधा थपथपा कर दुआ दी और उस कमरे से बाहर निकल आए। औज़गुल तैयार होकर कॉलेज आई थी। 2 दिन हो गए थे उन लोगों को आए, सुकून ही नहीं हो रहा था। इसीलिए वो सुबह से पूरे खानज़ादा मैंशन में इधर से उधर चकराती फिरी। सबको शोर मचा मचा कर नाश्ते के लिए इकट्ठा किया और अब कॉलेज में मौजूद थी। ऑरेंज शॉर्ट फ्रॉक के नीचे चूड़ीदार पैजामे के ऊपर दुपट्टा सेट करके हिजाब सेट किया हुआ था और वो आर्ट गैलरी में मौजूद थी जब उसका क्लास फेलो अहमर उसके करीब चला आया। हाय औज़गुल, अहमर ने खुशदिली से विश किया तो वो भी उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। क्लास में सब जानते थे कि वह हैंडसम सा अहमर मलिक
एक अरसे से ओज़गुल के पीछे पीछे लपकता था, मगर वो उसे तो क्या किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। हाय, ओज़गुल ने लिए दिए अंदाज में कहा तो वो ठंडी सांस भरकर रह गया। इर्द गिर्द फासले पर खड़े स्टूडेंट्स अपने अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन कुछ उनकी जानिब भी मुतवज्जा थे। ओज़गुल, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, उसने गहरा सांस भरकर हिम्मत करके कहा। जी कहिए। ओज़गुल उसकी जानिब मुड़ी। अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूँ, आपके रिश्ते के लिए। मेरे पेरेंट्स को आप बहुत पसंद है। वो पक्का वो पक्का हो जाए। मैं किसी मंगनी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, डायरेक्ट निकाह करना चाहता हूँ, शादी फिर लास्ट सेमेस्टर के बाद। वो कहते कहते अपने घुटनों पर झुका। ओज़गुल की आंखें हैरत से फैल गई। तमाम स्टूडेंट्स उनकी जानिब मुतवज्जा हो गए। किसी ने हूटिंग शुरू कर दी तो किसी ने क्लैपिंग करना। वीरा और गुफरान, जो उसे उधर बुलाने आए थे, वो भी ये मंजर देखकर हैरान रह गए। क्या आप मुझसे शादी करेंगी ओज़गुल? अहमद ने हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाया तो उसके हाथ में एक फूल था। से यस ओज़गुल, अहमद के दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सब स्टूडेंट्स ओज़गुल को से यस कहने लगे। ओज़गुल ने एक सी सांस खींचकर अपना हाथ उठाया तो सब एकदम खामोश हो गए। अगर मेरे पेरेंट्स को कोई एतराज़ ना हुआ तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा, ओज़गुल ने उसकी हथेली से फूल उठाते हुए कहा और अहमद को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनाई, क्योंकि अगर उसने इकरार नहीं किया था तो इनकार भी नहीं किया था। ओह थैंक्स ओज़गुल, वो मान जाएंगे, मेरा दिल कहता है। वो खड़ा होता मुस्कुराया। ओज़गुल वीरा लोगों के साथ बाहर आई। ड्राइविंग सीट पर देखा तो मुंह बिगाड़ा कि वो सड़ियल आदमी ब्लैक सनग्लासेस लगाए ड्राइविंग सीट पर इर्द गिर्द से बेनियाज सा था। वीरा फ्रंट सीट पर बैठ गई, गुफरान बैठ गई, ओज़गुल बैठने लगी जब अहमद ने उसे पीछे से आवाज़ दी। ओज़गुल जी। वो मुतहिर सी पीछे मुड़ी। ये आपके पेंट ब्रश अंदर रह गए थे। अहमद ने बगौर उसे मोहब्बत से देखते उसकी जानिब एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली। थैंक्स। ओज़गुल ने ब्रश थाम लिया और गाड़ी में बैठ गई। अहमद ने उसे बाय किया तो वो उसकी बेइख्तियारी पर अफसोस से सर हिला गई। वैसे प्रपोज करने का तरीका वही घिसा पिटा, पुराना और बोरिंग था। कुछ यूनिक सा होता तो मज़ा भी आता। गुफरान उसके कान में घुसी। ओज़गुल ने उसके पहलू में ज़ोरदार चुटकी काटी तो बिलबिला गई। लाला के सामने मुंह बंद रखो अपने। उसने उन दोनों को टेक्स्ट मैसेज सेंड करके वार्निंग दी तो दोनों दांत निकालने लगी, जबकि वो माथे पर तेवरिया चढ़ाए यूं गाड़ी चला रहा था जैसे कि पैदा ही होकर पूरी दुनिया पर एहसान अजीम किया हो। पूरे रास्ते वीरा और गुफरान घुमा फिरा कर जो मानी बात कर देती। ओज़गुल यूं दांत कचकचाए गई, गोया उन्हें कच्चा चबा जाएगी, मगर घर पहुंचते ही वो गधे के सर से सींग की मानिंद गायब हो गई। वो मुंह खोले हैरत से गाड़ी से इत्मीनान से उतरी। पोरच में इस वक्त वो अरीब अकेले थे, मगर वो बगैर खौफजदा हुए इत्मीनान से उसके पहलू से गुजरकर अंदर चली आई थी। अहमद वाकई काफ़ी उतावला हो रहा था, जो उसी दिन ही अपने पेरेंट्स को उनके घर भेज दिया। अमेरिका में उनका काफ़ी बड़ा कारोबारी घराना था। सुलेमान खानज़ादा और नायाब वैसे तो इस रिश्ते से काफ़ी खुश थे, मगर रस्मी तौर पर बीजान और दादी से पूछने के लिए उनसे वक्त मांगा, जो कि उन्होंने खुशदिली से दे भी दिया था। आज खानज़ादा हाउस में गैर मामूली हलचल और रौनक सी थी, मगर जब रात के 11 बजे का वक्त हुआ तो उसी खानज़ादा हाउस के दरो दीवार से कैसे कोई वहशत सी टपकने लगी। आज महीने की मखसूस तारीख की रात थी। ओज़गुल, जो अपने कमरे में थी, अचानक अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते आज की डेट पर नज़र पड़ी तो थर्रा कर रह गई। तभी कुछ सोच कर उठी और कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके अंदर एक ज़रूरी काम करने लगी। आधी रात को हेवला अपने कमरे से बाहर निकलकर खानज़ादा हाउस से बाहर निकल आया। ब्लैक पैंट पर ब्लैक हुडी में वो मुंह में कुछ चबाता खानज़ादा हाउस के बाहर वाली गली में घूम रहा था। बेचैनी व इज़्तिराब उसके अंग अंग से फूट रहा था। वो 2 दिन से उसके अंदर भावड़ जलकर उसे भस्म कोयला बना रहे थे। वो उस आग में सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर देना चाहता था। मोबाइल फ़ोन पर बीप बजी तो फ़ोन पर ओके का सिग्नल था, मतलब रास्ता साफ था। उसके कदम अब खानज़ादा हाउस की पिछली जानिब की दीवार की जानिब उठे। पल भर में हर हिफाजती बंद तोड़कर वो दीवार फलांग गया था। अब पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालकर वो पिछली तरफ से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसका रुख एक मखसूस कमरे की जानिब था।
डुअल पर्सनैलिटी का मालिक है। उसके सीनियर्स कहते हैं कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ और है और दुश्मनों के लिए कुछ और। वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता, ना उन्हें भूलने देता है कि अरीब सुलेमान खानज़ादा उनका दुश्मन है। वो भी तो उसकी दुश्मन थी जिससे उसने इंतहा दर्जे की नफ़रत की थी। बचपन से लेकर अब तक अरीब सुलेमान खानज़ादा ने किया ही क्या था, सिवाय औज़ वारिस बेग से नफ़रत के अलावा। तो वो कैसे इतने सुकून में, इतने इत्मीनान से रह सकती थी। वो हर वक्त, हर पल उसकी आंखों में खौफ, दहशत, बेबसी, बेचैनी और बेकरारी के आंसू देखना चाहता था। आखिर अरीब सुलेमान खानज़ादा का डर उसके दिल से कैसे चला गया था। वो उसे इतने सुकून में देखकर सरता पैर जलकर खाकसर हो रहा था। कमरे में नीम तारीकी थी। आज बरसों बाद वो हेवला फिर से उसके कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी ये बेखौफी, खुद एतमादी और शौक अंदाज से एक आंख उसे नहीं भा रहा था। अब वो यही चीज़ें उसकी ज़िंदगी से भग से उड़ाने को फिर से उस कमरे में मौजूद था। वो धीमे कदमों से चलता बेड के करीब आ गया, मगर नहीं जानता था कि उस नाजुक वजूद ने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर अपने बचाव के सारे इंतज़ामात कर रखे थे। वो वो जानती थी अगर वो शख्स लौट कर आया था तो आज की तारीख में उसका डर और खौफ भी लौट कर ज़रूर आएगा। मगर अब उसने सोचा था वो डरेगी नहीं, बल्कि इस डर का बहादुरी से मुकाबला करेगी। तभी अपनी स्टडी टेबल से एक बारीक धागा बांध कर सामने पड़े टेबल पर शीशे के ग्लास के हैंडल से बांध दिया। मतलब अब जो भी बेड के करीब आता वो उस बारीक धागे से लाजमी उलझता। हुआ भी यही। वो जो धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था, बेड से 3 कदम के फासले पर पाँव में कुछ उलझा और शीशे का जग एक धमाके से मार्बल के फर्श पर गिरकर चकनाचूर हुआ। वो हड़बड़ाकर उठे और बिजली की तेज़ी से उठकर कमरे की सब लाइट्स ऑन कर दी। और अब वो चिड़ी जान उस लंबे चौड़े वजूद के सामने मगर फासले पर खड़ी उसे घूर रही थी। मैं पापा को, मॉम को, सबको बता दूंगी कि ये आप थे। शुरू दिन से आप थे जो मुझे डराते थे, मगर अब मैं आपसे नहीं डरती, उसने बेतासुर लहजे में कहा। मगर जब सामने खड़ा वजूद लपक कर एक ही जुस्त में उस तक पहुंचा, उसे किसी गुड़िया की तरह बेड पर पटक कर एक घुटना फोल्ड करके उसके ऊपर झुकते उसका गला अपने हाथों में दबोचा, तो उसकी हिरनी जैसी नीली आंखें खौफ और सदमे से बाहर को उबल पड़ी। वो खामोशी से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब फ़ोन रिंग हुआ। सिकंदर ने फ़ोन यस करके कान को लगाया कि गाड़ी के सामने बहुत अचानक एक बकरी का बच्चा आ गया। सिकंदर ने उसको बचाने के चक्कर में तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया सॉरी तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया मगर गाड़ी साइड पर एक दरख्त से जा टकराई। ना सिर्फ दरख्त से टकराई, जब वो एक झटके से गाड़ी से निकलकर सड़क के नीचे झाड़ियों और दरख्तों की ढलवान में गिरता चला गया। सादिया इस वक्त अपने बाबा साई के साथ स्टडी रूम में बैठी थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन की जानिब देखा तो सिकंदर कॉलिंग लिखा जगमगा रहा था। सादिया ने मुस्कुराते हुए फ़ोन यस करके कान को लगाया। हेलो सिकंदर। मैडम, मैं सिकंदर नहीं हूँ, ये जिसका फ़ोन है आप उसकी क्या लगती है? सामने से सिकंदर के फ़ोन से एक अजनबी आवाज़ सुनकर सादिया बेतहाशा घबराई। आप कौन हैं? मैं सिकंदर की वालिदा हूँ। क्या हुआ है? उसका फ़ोन आपके पास क्यों है? कौन है आप? देखिए मोहतरमा, मैं इंस्पेक्टर अहमद बात कर रहा हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुँचे। ये सुनने की देर थी कि सादिया के हाथ से फ़ोन छूट गया और वो तेज़ी से उठी थी। बाबा साई ने पूछा क्या हुआ, तो उसने रोते लरसते बमुश्किल बताया कि सिकंदर का एक्सीडेंट हुआ है। अगले आधे घंटे के बाद वो हॉस्पिटल में मौजूद थे। सिकंदर को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी मगर वो ख़तरे से बाहर और बेहोश था। सादिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके सर के साथ साथ उसके गले पर भी पट्टियां बंधी हुई थी। बाबा साई और सादिया को डॉक्टर ने अपने प्राइवेट कैबिन में बुलाया था। सादिया धड़कते दिल के साथ डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुई। आइए आइए मिसेस हारिस बैग, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर का कामरान ने बाबा साई और सादिया को अपने सामने बिठाया। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक तो है ना? हाकिम साहब ने बेचैनी से पूछा। परेशानी की बात है भी और नहीं भी, मतलब वक्ती तौर पर तो परेशानी की बात है मगर 1-2 माह के अंदर अंदर ये परेशानी दूर भी हो सकती है। डॉक्टर ने बात करने के लिए तमहीद बांधी। कहिए डॉक्टर साहब, हम सुन रहे हैं। देखिए हाकिम साहब, आपका नवासे का जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई पथरीली या नुकीली चीज़ होगी जो
जो पेशेंट के गले में बुरी तरह चुभी है, जिससे पेशेंट के बोलने वाली रग मुतासिर हुई है। अब पेशेंट कुछ अरसा बोल नहीं पाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, एक छोटी सी सर्जरी से ये ठीक भी हो जाएगा। मगर ये सर्जरी गले में हसास जख्मों की वजह से अभी फ़ौरन नहीं हो सकती। इससे 1 से 1.5 माह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। डॉक्टर ने सादिया बेगम के सर पर बम फोड़ा। हौसला रखें मिसेस हारिस बेग, बहादुर बने। ये वक्ती तौर पर तो परेशानी की बात है, मगर अल्लाह ताला अपनी रहमत से सरफराज करेगा। माशाअल्लाह, आपका बेटा इस्लामी स्कॉलर और एक बेहतरीन कारी है। उसी पाक कलाम की इतनी खूबसूरती से पढ़ने की बरकत से उसकी आवाज़ ज़रूर लौट आएगी। डॉक्टर ने सादिया को तसल्ली दी तो उसके आंसू थम से गए। आंखों में बेटे के लिए तफाखर की एक चमक थी। डॉक्टर साहब, सिकंदर की सर्जरी के लिए भी कोई अच्छा सा मशवरा दे दे। हाकिम साहब ने बेटी के कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी और डॉक्टर से पूछा, क्योंकि डॉक्टर कामरान उनके फैमिली डॉक्टर थे और बेहद तजुर्बेकार भी थे। जी जी हाकिम साहब, मेरी बहन हीरा है। वो नाक कान गले की बेहतरीन सर्जन है, मगर थोड़ा मसला ये है कि वो इस वक्त कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से अमेरिका में है। वो ये ऑपरेशन बहुत उम्दगी से कर देगी। आप चाहें तो मैं आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा देता हूँ। केस हिस्ट्री की फ़ाइल उसे मेल कर दूंगा। वो सर्जरी की डेट भी आप लोगों को दे देगी। ठीक है डॉक्टर कामरान, हमने मेरा नवासा अब आपके हवाले किया। अब आपने ही उसके केस को देखकर उसको मुकम्मल सेहतयाब करवाना है। हम अमेरिका भी चले जाएंगे। आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा दीजिएगा। हाकिम साहब ने वक्त ज़ाय किए बगैर अगले मराहिल भी जल्दी से तय करने मुनासिब समझे। सारी तफसील पूछकर अब वो सिकंदर के पास मौजूद थे, जो होश में आ चुका था। सिकंदर, सादिया ने आंसुओं से तर चेहरे से उसका माथा चूमा तो उसने उतनी जख्मी हालत में भी आहिस्तगी से लरसता हाथ उठाकर अपनी माँ के आंसू साफ किए। सादिया ने उसका चेहरा चटाचट चूम डाला तो धीमे से मुस्कुरा दिया। शायद उसे भी इल्म था कि वो अब बोल नहीं सकेगा। तभी धीमे से इशारा किया कि वो ठीक है, तो सादिया बेगम को कुछ तसल्ली हुई। दूसरी तरफ दर्द और तकलीफ से औज़गुल की आंसू तेजी से बहकर शीट में जज्ब हुए थे। उसने अरीब का बाजू दबोचा, मगर गिरफ्त जैसे आहनी थी। वो भीजे जबड़े और लाल अंगारा आंखें लिए से खुद पर झुका। आज वो खुश आशाम बला लगा जो आज उसकी जान लेने के दर पे था। वो नहीं जानती थी आखिर उसे ये गम और गुस्सा लाहक क्यों था। वो तो यूनिवर्सिटी में उसे अहमर के साथ देखते ही उसकी रगों में खून की बजाय जैसे लावा बहने लगा था। तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने बोल सको। अब बोलो कि मुझसे नहीं डरती। तुम तो क्या, तुम्हारा साया भी मुझसे पनाह मांगेगा मेमी गुल। हाँ, वो मैं था, शुरू दिन से मैं था, जो तुम पर तुम्हारी सांसें तंग कर देना चाहता था, और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। ये जो अब तुम्हारे पर निकल आए हैं, मुझे अब ये भी काटने हैं। वो गर्दन पर दबाव बढ़ा रहा था। उसकी घुर्राहट नुमा सरगोशियों से औज़गुल मजीद नीम जान होने लगी। औज़गुल सांस नहीं ले पा रही थी। तभी झटपटाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर ढकेला और बुरी तरह खांस कर और गहरे सांस भरकर अपना सांस बहाल करने लगी, ये जाने बगैर कि वो अपनी कोशिश से नहीं, सामने वाले की मर्जी से उसकी गिरफ्त से आज़ाद हुई है। काफ़ी वक्त लगा उसे खुद को संभालने में, और अब वो इत्मीनान से खड़ा उसे तड़प तड़प कर रोते देखता सुकून महसूस कर रहा था। क्यों लाला, मैंने क्या बिगाड़ा है आखिर आपका? क्या किया है मैंने जो आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? बताए, मैंने क्या किया आखिर? वो फूट फूट कर रोते हुए बोली। अरीब ने उसे बाजुओं से जकड़कर बेड से नीचे घसीटा और अब सोफे पर ढकेल कर खुद उसके सामने झुककर सोफे की पुश्त पर उसके दाएं बाएं अपने हाथ रखे। इस जंग जदल में औज़गुल का दुपट्टा भी बेड पर रह गया था। सवाल नहीं, सिर्फ कान खोलकर मेरी बात सुनो। आइंदा गैर ज़रूरी अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मेरे सामने अपनी ये शक्ल लेकर मत आना। तुम्हारे हंसने की आवाज़ आइंदा के बाद मुझे सुनाई ना दे। किसी से बात करती दिखाई दी तो गुद्दी से ज़बान खींच लूँगा। किसी लड़के से बात करती दिखाई दी तो वहीं जिंदा जला दूँगा, समझी? नहीं समझी। लाला, क्यों मानूं मैं आपकी ये बातें? आप क्यों मुझे डराना चाहते हैं? आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मैंने क्या किया है? वो रोते हुए बोली। अरीब को लगा उसकी रगों में खौलता खून तेजाब बन चुका है। तब उसने फिर से उसे बाजू से दबोचा और सोफे से भी घसीट कर अब की बार दीवार से पिन किया। सुर्ख ब्राउन संग आलूद आंखों में जुनून, एक दीवानगी सी थी जो सब कुछ जलाकर खाकसर कर देने की ताकत रखती थी। शट अप मैमी गुल, जस्ट शट अप। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं हूं मैं तुम्हारा लाला, समझी तुम?
वो उसके चेहरे के बेहद करीब गुस्से से भड़कते हुए हनकारा। औसगुल मचल गई। दूर हटे मुझसे। औसगुल ने भरपूर मज़ाहमत करते उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर ढकेला और अब की बार वो खुद उसे खूंखार निगाहों से घूरने लगी। अगर आप मेरे लाला नहीं हैं तो मेरे करीब क्यों आते हैं? मुझे हाथ क्यों लगाया? रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्यों मौजूद है? क्यों? किस हक से मुझे यूं दबाना चाहते हैं? मैं सबको बता दूंगी कि आपकी हकीकत क्या है। वो हिम्मत करके चिल्लाकर बोली, मगर अगले ही लम्हे अरीब ने उसका फिर से दोनों हाथों से गला दबोचा था। औसगुल की आरी की तरह दिल चीरते अल्फाज आज काफ़ी चुभे थे उसे कि वो बिलबिला उठा और तमाम गम गुस्सा उस पर निकालने को उसकी जान के दर पे हो गया। तुम्हें कुछ बताने के काबिल छोड़ूंगा तो तुम किसी को कुछ बता पाओगी ना? मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। अफसोस में मिकुल आज मेरे हाथों तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगी। वो जुनून खैजी से कहता लम्हा ब लम्हा उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता गया। नाजुक जान में सहने की भी इतनी हिम्मत नहीं थी। जब वो तेवरा कर जिस्म ढीला छोड़ती उसके हाथों से चिकनी मछली की तरह फिसली और ज़मीन बोस हो गई। वो अपने जबड़े भींचता घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े सर में दर्द की ठेसें उठने लगी। रगें तनकर यूं फूली हुई थी कि अब तो कनपट्टियां भी दिखने लगी थी। अरीब ने नरमी से उसकी कलाई थाम कर उसकी नब्ज़ चेक की, जो कि नॉर्मल थी। मोम की तरह नरम शहरक पर अंगूठा रखकर उसकी नॉर्मल नसासें चेक की। वो अब मज़ीद उसे हाथ लगाए बगैर उस कमरे से बाहर निकल गया था। अरीब जिस रास्ते से उस घर में दाखिल हुआ था बिल्कुल उसी तरह उस घर से बाहर भी निकल गया। और तारीकी में अब वो गहरी तारीकी में सुनसान रास्ते पर नाक की सिद में तेजी से चल रहा था। कुछ जुमलों की बाज़गश से यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल रहा है। अगर आप मेरे लाला नहीं है तो मेरे करीब क्यों आते हैं? मुझे हाथ क्यों लगाया? रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्यों मौजूद है? क्यों? अरीब को लगा उसका दम घुट जाएगा। तभी सर से हुडी उतार कर वो दूर खड़ी अपनी गाड़ी तक गया। सेकंड्स में गाड़ी में बैठकर गाड़ी तेजी से वहां से निकाल, जैसे कोई खुश खून आज शाम बला उसके पीछे लग गई हो। दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ हिलो मत। गुफरान ने उसे बुरी तरह झिड़का तो वो बुरी तरह मचली। अनिल उसके बाजू पकड़ो अनिल इसके बाजू पकड़ो, गुफरान ने कहा तो वीरा जो ड्रेसिंग टेबल के सामने छोटी सी कार्ड पर बैठी थी, अनिल ने उसकी पुश्त पर खड़े होकर उसके बाजू दबोचे। अनिल मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, वीरा तिलमिलाई। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम्हारा ताल्लुक किसी आदमखोर कबीले से है, अनिल ने इत्मीनान से कहा। गुफरान उसका मेकअप कर रही थी और वो बार बार उसका हाथ पकड़कर उससे दूर होने की कोशिश करती थी। तभी गुफरान ने तंग आकर उसके हाथ अनिल की गिरफ्त में दिए थे, जिस पर वो बुरी तरह तड़झटपटाई थी। उस कमजर्फ कलमूहे की ब्लैकमेलिंग की वजह से आज उसे नील के साथ पार्टी में जाना पड़ रहा था, मगर वो बुरी तरह तिलमिला रही थी। गुफरान ने उसे ब्लू रंग की पैरों तलक मैक्सी पहनाई थी, जिसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। ऊपर से ऊंची हील। वो यकीनन आज अपना मुंह तुड़वा कर वापस आने वाली थी। लो हो गया। गुफरान ने सरद सांस खींचकर बेहोश होने की एक्टिंग की। वीरा ने उसे भी घूर कर देखा। वो नाक चढ़ाने लगी। जस्ट वाओ। लेकिन अगर गुफरान के कहने पर तुम बालों की एक्सटेंशन भी लगा लेती तो क्या ही बात होती। आउच। वो फैल कर फरमाइशी लिस्ट तवील करता जा रहा था जब सर पर पड़ने वाले धमाकेदार हेयर ब्रश ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए। यू सिली गर्ल, अनिल चिल्लाया। वीरा ने भंगड़ा स्टाइल में नाच कर दिखाया। वो दांत पीसता कमरे से बाहर निकल गया। वीरा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर आई, जबकि वो जो गाड़ी से टेक लगाए फ़ोन में मगन था। एक नज़र ऊपर उठाकर उसे देखा तो अपना लब बुरी तरह दांतों तले दबा लिया कि इस वक्त अगर वो हंस देता तो जो रो धो कर उसे पार्टी के लिए तैयार किया था, वीरा वारिस बेग उस पर लानत भेज कर उन्हीं कदमों से अंदर चली जाती। वो जली भुनी आकर गाड़ी में बैठी। एक बात बताऊं, अनिल की जबान में खुजली हुई। बको। वो काट खाने को दौड़ी। अभी तुम फालिज़दा मुर्गी की तरह क्यों चल रही थी? अनिल ने लब दबाकर कहा। इससे पहले वो तनफन करती गाड़ी से बाहर निकलती, अनिल ने कहा लगा कर गाड़ी जन से भगा ली। फिर सारे रास्ते अनिल को उसकी गालियों से बचने के लिए अपने कानों में हैंड फ्री ठूसनी पड़ी। ये एक छोटा सा फार्म हाउस था जिसके अहाते में अनिल ने गाड़ी खड़ी की थी। सामने ही अनिल के दोस्त रेमो अपनी बीवी के साथ खड़ा था, जिसने उन्हें वार्म वेलकम किया।
वीरा पूरे माहौल का जायजा ले रही थी। पूरे माहौल पे वो दोनों जैसे छा से गए थे। अनिल अपनी दराज कदर खूबसूरत वजीहा शख्सियत की वजह से, पुरकशिश तरीन नैन नकूश की वजह से सबकी निगाहों का मरकज बना हुआ था, जबकि वीरा भी आज अपने कयामत खैज हुस्न से किसी को भी घायल कर देने की ताकत रखती थी। ब्लू मैक्सी में चांदी सा बदन दमक रहा था, कानों से नीचे तक आते सिल्की बाल और हल्का सा मेकअप। वो मशरिक और मगरिब दोनों का इम्तजाज लगती गजब ढा रही थी, जब अनिल ने अचानक उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करके उसे अपने साथ लगाया। रेमो और वो मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। वीरा ने खूंखार निगाहों से अनिल को देखा, मगर वो लापरवाही से रेमो से बातें करने लगा। मगर जब सामने वीरा की नज़र पड़ी तो एक फौरी मैम को अनिल घूरते हुए पाया। वो पल में समझ गई कि ये जूली होगी, तब उसे भी अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की स्माइल सजानी पड़ी। चलो, तुम लोगों का ही इंतज़ार था, केक काटते हैं, रेमो ने इंग्लिश में कहा। वो दोनों लॉन में खूबसूरती से सजे टेबल तक गए, जिसके गिर्द उसके काफ़ी सारे दोस्त वो रिश्तेदार मौजूद थे। केक काटा गया, पार्टी काफ़ी शानदार रही। वीरा लॉन में सोफे पर शान से बैठी कोल्ड ड्रिंक घूट घूट पी रही थी। काफ़ी मेहमान जा चुके थे। अनिल रेमो के साथ अंदर जाने क्या करने गया था। वीरा को महसूस हो रहा था कि रेमो का एक कजिन उसे बड़े गौर से कब से देखे जा रहा है, मगर वो लापरवाही से अपनी जगह पर बैठी रही। आखिर वो उठकर बड़ी बेतकल्लुफी से उसके साथ ही सोफे पर आ बैठा। वीरा ने फिर भी नोटिस नहीं किया। Hey Asian beauty, my name is Harry. Will you befriend me? उसने इंग्लिश में लबो लहजे में वीरा को चमकती निगाहों से सरता पैर देखते हुए कहा। नो, एक लफ्जी जवाब आया। हैरी ने अपनी एक कजिन को आंखों ही आंखों में इशारा किया, जो कि वीरा बिल्कुल भी नहीं देख पाई। वो धीमे कदमों से चलती वीरा के करीब आई। हे, योर कजिन इज कॉलिंग यू इन, सो गो एंड लिसन टू हिम, उस लड़की ने कहा। तो वीरा अपना क्लच उठाकर अपनी जगह से इत्मीनान से उठी। किस तरफ जाना है, वीरा ने पूछा। तो लड़की ने एक तरफ इशारा कर दिया। वीरा उस तरफ चल पड़ी। हैरी की आंखें वीरा को उस तरफ जाते देखकर चमकने लगी। उस लड़की और हैरी ने हाई फाई किया और लड़की ने बहुत बेबाकी से उसे वीरा के पीछे जाने का इशारा किया। वो खामोशी से वीरा का ताकुब करने लगा। वीरा जो चलती चलती घर के बैकयार्ड में चली आई थी, उस तरफ तो स्टोर रूम के अलावा कुछ भी नहीं था। मलगच्चा सा अंधेरा और सुनसान जगह। वो पीछे मुड़ी तो अपने मुकाबिल हैरी को खबासत से हंसते हुए खड़ा पाया। वीरा ने सुकून से अपने सीने पर हाथ बांधे। वो आँख विंक करता खबासत से बोला, यस, आई ब्रॉट यू हियर एक्चुअली दैट यू गर्ल डू नॉट फॉल इनटू एनीवन्स ट्रैप सो क्विकली। वीरा ने उसे बगौर देखा। लेकिन तुम जैसे खटमलों के लिए मेरे पास एक बहुत मज़े की चीज़ है, वीरा ने मुस्कुराकर उसे इंग्लिश में कहा। तो वह हवाओं में उड़ता उसके मज़ीद करीब आया। वो क्या कहते उसने वीरा की जानिब अपने हाथ बढ़ाए। अनिल, जो रेमो के लैपटॉप में किसी बिजनेस ईमेल को चेक करने गया था, उसके कमरे की खिड़की से ये मंजर देखा। वो रेमो को बोल करके वो उसे चेक कर ले कमरे से बाहर निकल आया और अब उसका रुख घर की पिछली जानिब था। वो अब गमलों के पीछे इत्मीनान से खड़ा ये मंजर देख रहा था, जब वो शख्स गलीज इरादे लिए वीरा की जानिब बढ़ा था। वीरा अनिल को आस पास महसूस कर चुकी थी, मगर फिर सर झटका और मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। पेपर पेपर स्प्रे पेपर स्प्रे कहते वीरा ने अपने क्लच से एक मिनी साइज पेपर स्प्रे निकालकर उसकी आंखों में स्प्रे कर दिया और घुटने फोल्ड करके एक जोरदार किक उस जगह रसीद की कि हैरी को अपनी नानी याद आ गई। उसकी दिलखराश चीखें पूरे लॉन्ज में गूंजने लगी। उसकी चीखों से वहाँ सब इकट्ठा होने लगे। घबराया हुआ रेमो भी वहाँ चला आया। ये क्या हो रहा है यहाँ, रेमो चिल्लाया। रेमो, मेरा कोई कसूर नहीं, इस बिच ने मुझे इशारा करके यहाँ बुलाया और जब उसके कजिन ने देख लिया तो मेरे साथ ये सलूक किया, हैरी इंग्लिश में चिल्लाया। अनिल पुरसुकून होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा, जबकि वीरा ने एक मर्तबा फिर हैरी का जबड़ा अपने मुक्के से सजा दिया। रेमो ने हैरी को बुरी तरह घूरा और शट अप कह दिया। मतलब वो अपनी झूठी बकवास बंद रखे कि हैरी के करतूतों से कौन वाकिफ नहीं था। वीरा, आई एम सो सॉरी, रियली वेरी सॉरी, जो कुछ भी हुआ मैं माफ़ी मांगता हूँ, रेमो ने शर्मिंदगी से कहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप माफ़ी मांगकर शर्मिंदा मत करें, वो रेमो से कहती अनिल की जानिब मुतवज्जा हुई। मुझे घर जाना है, उसने संजीदगी से कहा। तो अनिल इस बात में सर हिला दिया।
रेमो से रुखसत लेकर वो वहां से निकले। जाते वक्त वो जितना शोर मचा रही थी अब उतनी ही खामोश थी। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो, आखिर अनिल ने पूछ ही लिया। आज फिर तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, वीरा ने सपाट लहजे में शिकवा किया। उसके पीछे एक खास वजह है, अनिल ने भी सामने देखते हुए कहा। काफी दफा तुम्हारे मुंह से इस वजह का जिक्र सुनना है, लेकिन आज मुझे वो वजह जाननी है जिसकी वजह से तुम इस कदर बुजदिली दिखाते हो, वीरा ने चिढ़कर कहा। वक्त आने पर बता दूंगा, उसने लापरवाही से कहा। वीरा उसकी जानिब से अपना रुख मोड़ गई, मगर अनिल को अपनी कॉलोनी में पहुंचकर अचानक ब्रेक पर पाँव रखना पड़ा जब एक लड़की बहुत अचानक उसकी गाड़ी के सामने आई। दूसरी तरफ अजहाद अभी अभी ड्यूटी से घर वापस आया था। खारिया कैंट एरिया उनके मोहल्ले के करीब था। जब वो घर वापस चला आया था, राबिया बेगम ने उसे खाना दिया तो उसने किचन में बैठकर खाना खाया। अम्मी, आप लोगों ने खाना खा लिया है क्या? उसकी निगाहें इधर उधर भटकती किसी की मतलाशी थी। हाँ, हमने खा लिया। बाबा किधर है? उसने तमहीद बांधते हुए पूछा। सो गए तुम्हारे बाबा, आज बैंक के काम से गए थे तो काफ़ी देर हो गई और थकावट भी तो आराम कर रहे हैं। और सोहन, उसने अपनी दानिश में सरसरी सा पूछा। मगर राबिया बेगम गहरा मुस्कुरा दी। अपने कमरे में है, राबिया बेगम ने कहा तो फिर अपनी प्लेट पर झुक गया। खाना खाकर राबिया ने उसे गर्मा गर्म चाय का कप पिलाया। अम्मी, मैं सोहन के लिए कुछ लाया था, उसे दे कर आता हूँ। दे कर आया, आजाद ने कहा तो वो हंसी दबाने को उसकी जानिब से अपनी पीठ मोड़ गई। आजाद सोहन के कमरे की जानिब चला गया। वो अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ जाए, सोहन ने मुतवज्जा होकर कहा तो सामने आजाद को दरवाजे पर खड़े हुए पाया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। आइए आजाद भाई, वहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए, सोहन ने खुशदिली से कहा। वो अंदर आकर सामने काट पर बैठ गया। ये आपके हाथ में क्या है आजाद भाई? पिज़्ज़ा है, तुम्हारे लिए लाया। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। आपको कैसे पता कि आज मैंने खाना सही से नहीं खाया था? सोहन ने कहते हुए डब्बा अनपैक किया। तुम्हें बैंगन नहीं पसंद, फ़ोन पे अम्मी के मुंह से सुना था एक मर्तबा, वो कहकर मुस्कुराया। और आपको वो बात अब तक याद रही? सोहन को हैरत हुई। हाँ, वो धीमे से कान लिखाकर बोला, तुम्हारी कोई बात नहीं भूल सकता कि तुम तो रगोजा में सांसों में बसी हो। अगली बात दिल में ही कह पाया। अम्मी, बाबा को देकर आती हूँ मैं। नहीं पूछा तो दोनों ने मना कर दिया। नहीं पूछा था तो दोनों ने मना कर दिया। बाबा तो सो गए, अम्मी ने मना कर दिया कि नहीं खाएंगी। अच्छा, चले फिर आप भी खाए। वो कॉट पर उसके सामने बैठ गई। सब्ज रंग फ्रॉक, चूड़ीदार पैजामे में, दुपट्टा सलीके से ओढ़े हुए, वो सादगी में भी बाकमाल थी। आजाद ने निगाहें चुराई। अभी अभी बैंगनों की दावत उड़ाकर आया हूँ, मजीद गुंजाइश नहीं, अजहात ने कहा। सोहन ने पिज़्ज़े का एक पीस उठाया और वो खाते हुए इधर उधर की बातें करने लगी। वो मुस्कुराते हुए उसके बेसरोपा बातें यूं सुने गया जैसे वो जाने कितनी अहम बातें कर रही हो। अब आराम करो, मैं चलता हूँ। अजहात उसके दिलकश नाजुक सरापे से निगाहें चुराता हुआ जल्द कमरे से बाहर निकल गया। वो बाहर निकलकर अभी अपने कमरे तक पहुंचा था कि अशरफ कमाल अपने कमरे से बाहर निकलते दिखाई दिए। बाबा, आज वक्त से पहले ही लेट गए थे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अजहात ने परेशानी से कहा। मगर अशरफ कमाल सोहन के कमरे से निकलते वक्त उसकी आंखों में जो रंग उतरे थे उन्हें देख कर दंग रह गए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थक गया था, मजीद आराम करूँगा, अशरफ कमाल सादगी से कहा। ठीक है, शब बखैर, वो कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो अशरफ ने गौर से उसकी पुश्त को देखा। दूसरी तरफ गाड़ी एक झटके से रुकी। वीरा और अनिल ने हैरत से गाड़ी से बाहर देखा। अनिल तेजी से गाड़ी के बाहर निकला। वो लड़की गाड़ी से टकरा कर लड़खड़ा कर औंधे मुंह जमीन बोस हुई थी। घने लंबे बालों की आबशार सड़क पर जैसे बिखर सी गई। अनिल की देखा देखी वीरा भी गाड़ी से बाहर निकल आई थी। है, कौन हो तुम? और इतनी रात को इस सड़क पर यहाँ क्या कर रही हो? वीरा ने उससे पूछा। वो दोनों उस पर झुके। वीरा ने उसे बाजू से थाम कर सड़क से उठाया और वो एक नाजुक सी लड़की थी। सादा से फेरोजी शलवार कमीज पर दुपट्टा लिया हुआ था। लंबे बाल दुपट्टे से बाहर निकल कर झाँक रहे थे। वो सीधी हुई। मेरा नाम दुआ नूर है, उसने एक घर की जानिब इशारा किया। मैं ये सामने ही घर में रहती हूँ और सड़क क्रॉस करके ये सामने भी हमारे रिश्तेदारों का घर है। किसी काम से पप्पू के घर गई थी। वापसी पर मुझे अंधेरे से डर लगता है तो भागकर सड़क पार करना चाहती थी। उसने सर झुकाकर शर्मिंदगी से बताया और अपनी गलती तस्लीम की। ये क्या बात हुई? अभी अगर कुछ हो जाता तो सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम भी पुलिस में धर लिए जाते। तुम्हारी वजह से हमें जेल की हवा खानी पड़ती। वीरा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते
करते कदरे नॉर्मल लहजे में कहा, मगर जब अनिल की जानिब देखा तो बुरी तरह चौंकी। वो मबहूत सा सामने वाली की झुकी पलकों और लंबे बालों को गहरी निगाहों से देख रहा था। इट्स ओके वीरा, कोई बात नहीं, जाने दो, अनिल ने कहा। तो इस सब के दौरान नूर ने पहली मर्तबा आंखें उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त पर गाड़ी रोककर मेरी जान बचा ली, नूर ने पहली मर्तबा अनिल को मुखातिब करके कहा। मैं ऐसे तो आपका शुक्रिया कबूल नहीं करूंगा, अनिल ने इत्मीनान से कहा। तो नूर ने नासमझी से उसे देखा। आपको मुझे एक कप कॉफ़ी पिलाना पड़ेगी, अनिल ने संजीदगी से कहा। ओह क्यों नहीं, आप लोग अंदर आ जाए, मैं आप ही को बोल दूंगी, आप लोग मेरे दोस्त हैं तो उन्हें आप लोगों की आमद पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मतलब आप कबूल कर रही है कि आप हमारी दोस्त हैं? अनिल ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए उसकी बात बीच में ही उचक ली, जबकि वीरा ने अनिल के चेहरे पर बेयकीन निगाहें अनिल के चेहरे पर टिकी हुई थी। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे लगे मुझे, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, अभी 2 माह हुए बांग्लादेश से यहाँ अपनी आपी के पास आई हूँ, उसने सादगी से कहा। प्लीज़ अंदर आए। नहीं, हम लेट हो रहे हैं, वीरा को अपना दम घुटता महसूस होने लगा। कम ऑन वीरा, फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, चलो ना एक कप कॉफ़ी हो जाए, बहुत तलब लगी है, अनिल ने मुस्कुराते हुए उसे कहा। तो वीरा ने खूंखार निगाहों से उसे देखा, मगर उसके इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। चाह ना चाह वीरा को उन दोनों की तकलीद में अंदर जाना ही पड़ा। वो अंदर गए तो ये एक खूबसूरत सा अपार्टमेंट था। दुआ की बहन भी उनसे खुश इखलाकी से मिली थी। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। दुआ अनिल के बिल्कुल सामने विराजमान हो गई। वो दोनों बातें करने लगे और दुआ की आपी कॉफ़ी बनाने चली गई थी। अब वो दोनों ऐसे बातों में मगन थे कि जैसे वीरा कोई थर्ड पर्सन हो। अलेख सलेख बढ़ा, तकल्लुफ़ की दीवार गिर गई, नंबर्स के तबादले भी हो गए, चेदा इंट्रो भी हो गया। अनिल सुलेमान खानज़ादा उससे बातों में यूं महू था जैसे वहाँ कोई तीसरा मौजूद ही ना था, और वीरा पथराई हुई निगाहों से उसे देखती रही, कतरा कतरा, जर्रा जर्रा, अपना सब कुछ अपनी आंखों के सामने जिसे बंद मुट्ठी से फिसला जा रहा था। वीरा को लगा वो जिस वक्त से जब से यहाँ बैठी थी तब से अंदर से खाली हुए जा रही थी। दुआ की आपी कॉफ़ी लेकर अंदर आई तो वो अचानक खामोश सी हो गई, जैसे अभी कुछ देर पहले वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बल्कि अब वो पूरी तरह वीरा की जानिब मुतवज्जा हो गई। और जैसे पहले अनिल से बातें कर रही थी अब वीरा से करने लगी। वीरा को अजीब सा एहसास हुआ, जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म की, जबकि अनिल कॉफ़ी इत्मीनान से पी रहा था। ज़रूरी कॉल करनी है, अनिल कॉफ़ी पीकर बाहर गाड़ी तक आ जाना, वीरा ने उठते हुए संजीदगी से कहा। तो अनिल उसकी जानिब देख कर रह गया। अब जाओ वीरा, अब बैठ जाओ वीरा, ये फिनिश होने ही वाली है, अब ख़त्म करके इकट्ठे ही चलेंगे। वो उसे आंखें दिखाता दांत पीस कर बोला, मगर वीरा सर झटकती दुआ और उसकी आपी से सलाम दुआ लेकर बाहर निकल गई थी। ना चाहकर भी अनिल को भी अपनी कॉफ़ी जल्दी ख़त्म करके बाहर निकलना पड़ा। वो बाहर आया तो गाड़ी में वीरा उसकी मुंतज़िर थी। वीरा ने उसकी जानिब देखा, मगर आज वो पहली मर्तबा उससे निगाहें चुरा रहा था। अनिल ने चुपचाप बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी दौर में भी वो उसका दुमछल्ला बनी फिरती थी। वो इस मामले में उसकी जानिब एक कदम बढ़ाती, वो उससे 10 कदम दूर भागता था। वीरा की निगाहों में एक जज्बों का पोशीदा तूफान शोर बर्पा कर रहा था। अनिल, मुझसे शादी करोगे? वीरा ने किसी जज्बे के तहत आज अचानक बोल दिया। अनिल चौंका, उसे झटका सा लगा, फिर अगले लम्हे कहकहा लगाकर हंस पड़ा। तुमसे शादी करने से बेहतर मैं सुसाइड कर लूँ। उसने हमेशा की तरह उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। तुम मेरी रग रग से वाकिफ़ हो, मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ हुर्फ हुर्फ पर उबूर हासिल है तुम्हें, इसीलिए अभी तुम जानते हो मैं मजाक नहीं कर रही। तो सीधी तरह बताओ, मुझसे शादी करोगे? वीरा ने उसकी आंखों में जिस संजीदगी और सर्द महरी से देखा था, अनिल को सीरियस होना पड़ा। वीरा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अनिल ने संजीदगी से कहा। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी होगी, वीरा ने निगाहें झुकाई। ये मोहब्बत नहीं, बस दोस्ती है, आदत है, पसंदीदगी है, उसने लंगड़ी सी दलील दी। और यही मोहब्बत की इब्तदाई सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें पार करके इंसान मोहब्बत की पीक पर पहुँचता है। आदत मोहब्बत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, वीरा ने फीके से लहजे में कहा। वीरा लीविड, ये बात इधर ही ख़त्म करो। क्यों अपनी और मेरी दोस्ती भी ख़त्म करना चाहती हो? हमारे रिश्ते की नौयत कुछ मुख्तलिफ है। मैंने कभी तुम्हें इस हवाले से नहीं सोचा, बाबा की बेटी के रिश्ते से सोचा। सब क्या सोचेंगे कि? अनिल ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। वीरा
तलखियाँ मुस्कुराई। वो जानती थी वो महज उससे जान छुड़ाने को ये बकवास कर रहा है और अब उससे निगाहें चुरा रहा है। अनिल, मुझे लग रहा है कि मैं वीरा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दुआनूर के लिए कुछ ख़ास फीलिंग्स महसूस कर रहा हूँ। अनिल ने इंतहाई बेहिस्सी और खुदगर्जी का मुजाहरा करते हुए उसकी बात काटी। वीरा खामोश हुई। उसने लब कुचले, आंखें बार बार झपकी कि कहीं बरस कर मजीद उसकी निस्वानियत गुरूर व पंद का भरम ना तोड़ दे। मगर लाख जब्त के बावजूद उसके आंसू उसकी गोद में धरे हाथों पर गिरने लगे। अनिल ने हैरत से बरसों बाद उसकी आंखों में आंसू देखे थे। वीरा, लीव इट, खत्म करो ये सब। कर दिया, वीरा ने धीमे से कहा और अपना रुख खिड़की की जानिब कर लिया। अनिल ने अपने लब बुरी तरह कुचले। गाड़ी खानजादा हाउस के पोर्च में जाकर रुकी। वीरा, अनिल ने उसे पुकारा, मगर वो तेजी से गाड़ी से उतरी। आंसुओं की धुन में कुछ दिखाई देता तो तब ना। हाई हील में बुरी तरह लड़खड़ाई और फर्श पर औंधे मुंह गिरी। वीरा, मेरी बात सुनो, ये क्या बदतमीजी है, अनिल ने गाड़ी से तेजी से उतरते हुए चिल्लाकर कहा। लेकिन इतना वो उस तक पहुंचता वो तेजी से संभलती अंदर की जानी भाग गई थी। अनिल ने कार के बोनट को जोरदार मुक्का मारा और फिर अंदर आया, मगर वो अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। अनिल पैर पटकता अपने कमरे में चला गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।